को देख के अपने आप को कंपेयर करना शुरू करते हो तो आप अपने आप को नेगेटिवली इवेलुएट कर रहे होते हो, आपकी सेल्फ इस्टीम जो होती है वो कम हो रही होती है। तो अपने आप को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप एंक्शस फील करते हो तो कोई बात नहीं, आप हर एक इंसान, नॉर्मल इंसान भी एंक्शस फील करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस एग्जाइटी को सब लोगों के सामने शो करो, ठीक है। अपने लव्ड वन से डिस्कस करो, उनसे बात करो, वो आपको जो आपकी क्वालिटीज़ के बारे में बताएंगे, अपनी क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करो। आपके पास जो चीज़ें हैं वो दूसरों के पास नहीं है, नोबडी इज़ परफेक्ट, ठीक है। लेकिन अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को दूसरों को देख के अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपने आप को एक्सेप्ट करो, कुछ पॉजिटिव चीज़ें अगर लर्न करना चाहते हो तो ज़रूर लर्न करो, लेकिन दूसरों की चीज़ों को देख के ये मत बोलो कि यार मेरे पास तो ये नहीं है। अपने आप को नेगेटिवली इवेलुएट मत करो, आप परफेक्ट हो जैसे आप हो, ठीक है। फिर हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट आ जाती है अरोमा थेरेपी, जो कि आजकल आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है आजकल। इसमें हम लोग करते क्या हैं अरोमा थेरेपी में कि हम कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास टी ट्री ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया, बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, ठीक है। हम उनको यूज़ करते हैं टू प्रमोट आवर वेलबींग, ठीक है। अरोमा थेरेपी जो होती है वो वैसे रिसर्च से ये प्रूव नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, वो ये कहते हैं कि अरोमा थेरेपी से स्ट्रेस और एग्जाइटी लेवल्स जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, ठीक है। अभी तक इस पर कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई जो प्रूव करे कि वाकई ये होता है कि नहीं होता, लेकिन लोगों के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, वो ये कहते हैं कि अरोमा थेरेपी जो है वो बहुत हेल्पफुल है टू रिड्यूस एग्जाइटी एंड स्ट्रेस। इसेंशियल ऑयल, इस अरोमा थेरेपी में हम करते क्या है कि कुछ इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, उनको हम कभी टिश्यू पे रख के भी इनहेल कर सकते हैं, कुछ को हम डायरेक्ट भी इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आपने आजकल देखा होगा सेंटेड कैंडल्स बहुत इन हुई हुई हैं, तो वो सेंटेड कैंडल्स भी जो होती हैं वो अरोमा थेरेपी का एक पार्ट है। तो आप सेंटेड कैंडल ऑन कर दो तो वो अरोमा जो आपके नाक में जा रहा होता है, आप उसको स्मेल कर रहे होते हो, तो उससे आपके जो स्मेल रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं, वो स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो नर्वस सिस्टम को मैसेज सेंड करते हैं और वो फिर आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, और फिर जब आपके एंडोर्फिन्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो इट हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड एग्जाइटी, ठीक है। जो कॉमन यूजुअली इजीली अवेलेबल और जो कॉमन ऑयल्स यूज़ होते हैं अरोमा थेरेपी में एग्जाइटी के लिए स्पेसिफिकली, उसमें हमारे पास आ जाता है लेवेंडर ऑयल, टी ट्री ऑयल एंड जैस्मिन एसेंशियल ऑयल। इफ़ यू वांट टू राइट तो आप इन तीन के नाम लिख सकते हो। एसेंशियल ऑयल जो हम यूज़ करते हैं फॉर अरोमा थेरेपी, उसमें हमारे पास लेवेंडर ऑयल होता है, टी ट्री ऑयल होता है और जैस्मिन एसेंशियल ऑयल होता है। ये तीनों बहुत इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं, मतलब आपको इजीली अवेलेबल होंगे, और ये बहुत इफेक्टिव भी हैं टू रिड्यूस एग्जाइटी, ठीक है। फिर आपके पास हमारे पास आ जाती है वॉक और एक्सरसाइज। ये तो हम लोग नॉर्मली भी कहते हैं कि वॉक और एक्सरसाइज मूड को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और एग्जाइटी के लिए भी हम कहते हैं कि अपनी जो बिहेवियर है, अपनी जो बॉडी है उसको एक्टिवेट करें। एग्जाइटी में यूजुअली ये होता है कि लोग जब एग्जाइटी में होते हैं ना तो मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो आपको जब तक आपकी बॉडी मूव करेगी, जब तक आपकी वॉक करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आप डीप ब्रीदिंग करोगे, आप एक्सरसाइज में प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करोगे, तो उससे ये होता है कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं, एंडोर्फिन जिनकी मैं बार बार बात भी कर रही हूँ, वो आपके नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, वो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, वो आपकी एग्जाइटी को रिड्यूस करते हैं, वो आपकी अगर बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो उसको रिड्यूस करते हैं, और वो आपके मूड को भी इम्प्रूव करते हैं। तो वॉक और डेली एक्सरसाइज में आपको जो इफेक्टिव लगती है अपने लिए, जो इजीली आप कर सकते हैं, वो आप कर लें। वॉक के लिए हम कहते हैं कि आप अगर ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते तो आप 10 मिनट से 5 मिनट से स्टार्ट करें, फिर आप 10 मिनट्स पे चले जाएं, फिर आप 15 मिनट्स पे चले जाएं, तो इससे आपके एग्जाइटी लेवल रिड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जाम से पहले एग्जाइटी होती है तो आप डीप ब्रीदिंग कर लें, फिर उसके बाद आप वॉक, अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आप वॉक करके पढ़ो, तो आपकी उससे कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होती है, आपकी लर्निंग भी इम्प्रूव होती है, और आपके जो एग्जाइटी लेवल्स होते हैं वो भी रिड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर द लास्ट वन इज़ ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल का मतलब होता है कि हम लोग हर एक चीज़, हर एक छोटी से छोटी चीज़, जो चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग है, जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट की है, जो आपके पास है, उसके लिए थैंकफुल नोट लिखो, उसको आप लिखो, ठीक है। सुबह से लेकर रात तक आपको क्या क्या चीज़ ऐसी थी जिसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, वो आप लिखो, ठीक है। रिसर्च ये प्रूव करती है कि जो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग है वो एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है या लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है फॉर द एग्जाइटी, ठीक है, और एग्जाइटी को वो रिड्यूस करती है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको एक्सरसाइजेस वगैरह बताई हैं, ये तो शॉर्ट टर्म है ना, तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें डेली जर्नलिंग आ जाती है,
और हमारे पास ये ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग आ जाती है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में आप अपने स्ट्रेंथ्स को लिखते हो, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में लिखते हो, ठीक है। अपनी जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब सुबह सुबह उठते हैं तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक नया दिन मिला है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना, हर एक चीज़ के लिए जब आप थैंकफुल होते हो ना, और आप जब ज़िंदगी में स्मॉल स्मॉल चीज़ों को एक्नॉलेज करते हो, छोटी छोटी चीज़ों को आप एक्नॉलेज करते हो ना, तो वो आपकी ब्रेन की रीवायरिंग कर देती है, रीवायरिंग कर देती है, और आप हर एक चीज़ को ना रियलिस्टिकली सोचते हो। आपका माइंड जो होता है वो रिलैक्स होता है, आप थैंकफुल होते हो हर एक चीज़ के लिए। तो आप ये नहीं कहते कि या अल्लाह उस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस है तो मेरे में क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से आपकी इनसाइट डेवलप होती है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, वो भी आपको पता लगती है, और आपने वीकनेसेस पे कैसे काम करना है वो भी आपको पता लगता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो आप कॉन्टिन्यूसली अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे और एग्जाइटी डेवलप करते जाओगे, ठीक है। फिर लास्ट वन इज़ फेस योर फियर्स। फेस योर फियर्स में यही है कि जिस चीज़ से आपको डर है उस चीज़ को आप फेस करें। जिस तरह अगर आपको स्टेज एग्जाइटी होती है तो हम यूजुअली यही कहते हैं कि स्टेज एग्जाइटी, जब तक आप स्टेज पे जाके उस चीज़ को फील नहीं करोगे, अगर आप स्टेज परफॉर्मेंसेस में पार्ट नहीं लोगे, जितना भी अगर आप स्टेज पे जाके स्पीचेस करो, यूजुअली जितने भी लोग स्टेज एग्जाइटी से क्योर हुए होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि हम लोगों ने स्पीचेस की, हमने डिबेट्स में पार्ट लिया, हमने होस्टिंग की स्टेज पे जाके, हमने परफॉर्मेंसेस की, ठीक है। तो अपने फियर्स को उन्होंने फेस किया है, उनको स्टेज पे परफॉर्मेंस का फियर था तो उन्होंने अपने फियर को फेस करना स्टार्ट किया है, उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंसेस करना शुरू किए हैं, ठीक है। उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया है कि स्टेज के सामने जाके कैसे बोलना है, और फिर इस तरह जब वो फेस कर लेते हो आप अपने फियर को, तो आपको पता लग जाता है कि जो आपका फियर है वो तो अनरियलिस्टिक था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जो मैं सोच रहा था वैसा तो कुछ भी नहीं है। तो जब आप अपने फियर्स को फेस करना शुरू करते हो तो आपके एग्जाइटी लेवल्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह जिस तरह मैंने फोबिया में आपको एक्सपोजर थेरेपी की एग्जाम्पल दी, तो जब तक आप अपने फियर से, फोबिया से एक्सपोज नहीं होगे, जब तक आप हाइट पे जाके देखोगे नहीं कि होता क्या है, तो तब तक आप नेगेटिव थिंकिंग आपकी रहेगी, और आप अपने जो एग्जाइटी लेवल्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकोगे, और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। एनी क्वेश्चन और एनी सजेशन अगर किसी की हो तो यू मे आस्क, और अगर किसी ने कुछ ऐड करना हो बीच में। नो मैम। एवरीथिंग इज क्लियर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। मैम मैम एक क्वेश्चन है आपसे। हमें यस। अक्सर ये फियर होता है कि मतलब जो भी हमने पढ़ा है या जो भी मतलब आज का लेक्चर अगर हमारे 6 लेक्चर्स हमने लिए हैं तो हमें ऐसे लगता है कि अगर अब हमने पहला लेक्चर ले लिया और अब दूसरे पे हमने जो है हमने वो कंटिन्यू किया तो हमें लगता है कि पिछला हमने सारा भूल गया। मतलब वो जो भी हमने पढ़ा है या जो भी हमने कुछ किया है वो हमें सारा भूल गया। और जैसे हम मतलब हम सोचते हैं, मैं अक्सर सोचती हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है कि भाई मुझे वो चीजें भूल रही होती हैं, ये भूल जाती हैं। तो इसके लिए क्या मैं करूँ मतलब इस अच्छा, बात की सब मुझे बहुत टेंशन होती है। हाँ, सबसे पहले ये कि आपको ये एग्जाइटी होती है, मैं आपके क्वेश्चन को रिफ्रेज कर रही हूँ, ठीक है। आपको ये एग्जाइटी होती है कि आपने जो पिछला लेक्चर पढ़ा है वो आपको भूल गया है, और वो फिर आपको एक्चुअल में भी भूल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको रिवाइज करते हो तो आपको वो याद हो जाता है या वो फिर भी याद नहीं होता। मैम मुझे वो मतलब असल बात ये होती है कि वो मुझे याद होता है या मुझे याद रहता है, लेकिन वो दरअसल में मेरा जो फियर है इस वजह से वो मुझे भूल जाता है। मैं आपसे यही बात कर रही हूँ ना, देखो वो आपका अनरियलिस्टिक फियर है ना, कि वो आपको भूल जाएगा, लेकिन वो आपको भूलता नहीं है। तो आपने ना अपने माइंड को ट्रेन करना होता है, ठीक है। हम लोग यूजुअली साइकोलॉजी में ये कहते हैं कि माइंड एक मशीन है, ठीक है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। आपने अपने आप को, माइंड को ये मैसेज नहीं देना कि आपको भूल जाएगा, आपने अपने माइंड को मैसेज देना है कि नहीं, मुझे याद रहेगा। जब आप अपने माइंड को बार बार ये मैसेज दोगे, अपने ब्रेन को बार बार ये मैसेज दोगे कि मुझे भूल जाएगा, मुझे भूल जाएगा, मुझे भूल जाएगा, तो वो वाकई वैसे ही आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। आप जो इनपुट अपने ब्रेन को दे रही हो कि मुझे भूल जाएगा, तो आपका आउटपुट भी वही आएगा कि आप भूल जाओगे, ठीक है। आप अपने ब्रेन को इनपुट देना शुरू करो कि नहीं, मुझे नहीं भूलेगा, मुझे याद रहेगा, तो कल को आपका आउटपुट भी वही आएगा कि आपको याद रहेगा, ठीक है। मैम मैं इसमें कुछ ऐड कर सकती हूँ? या श्योर। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि ना लाइक अगर आपको वो है ना
कि भूल जाएगा, तो आप अपने रिकॉल करने की कोशिश करो वो मेमोरी। आपको जब कुछ पार्ट्स रिकॉल होंगे ना उसमें, तो